कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले वीडियो में मैंने कहा था कि ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एक अलग ही वीडियो करेंगे अपन, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे अपन कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने की हमको ज़रूरत कहाँ पड़ी, है ना। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी जिससे हमको, ये तो एक नया टाइप का ही नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रेगुलर न्यूमरल तो है नहीं, है ना, एक नया टाइप का नंबर है। तो इस नए टाइप के नंबर को डिफाइन करने की हमको ज़रूरत कहाँ पड़ी, ठीक है। तो उसको देखेंगे इसमें। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो अपन डील करते हैं तो हमको अजीब सा लगता है ना। अजीब सा क्यों लगता है? क्योंकि जैसे सपोज एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर सपोज 9 है, तो इसको हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? एक्स स्क्वायर को हम इंटरप्रेट करते हैं भाई एक्स इंटू एक्स 9। यदि हमको सॉल्व करनी है ये वाली इक्वेशन, मतलब सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू यदि हमको पता करनी है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है ना, वो वैल्यू, वो नंबर जो अपने आप से यदि मल्टीप्लाई हो तो हमको 9 दे दे, है ना, यही है। तो एक्स की दो वैल्यू अपन लिख सकते हैं, 3 और -3, ठीक। और ये सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 9 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर की जगह सपोज -9 है, अच्छा, अब यदि हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है तो हम दोनों तरफ जो है यदि स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -9, ठीक। अच्छा, अब क्या, यदि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या नंबर्स बचे? दो ही तरह के नंबर्स बचे भाई। एक तो या तो कोई नंबर पॉजिटिव हो सकता है या कोई नंबर नेगेटिव हो सकता है ना, और एक बीच में ज़ीरो। इसके अलावा तो और कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास में अवेलेबल, ठीक। और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के जिस तरह से हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं, तो उसमें यह है कि भाई पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आता है, और नेगेटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो यदि यही दो तरह के नंबर यदि हमारे पास में अवेलेबल हैं तो इस वाली इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के आ जाने के बाद में हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं भाई। अंडर रूट -9 को हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? 3i। तो हमारा x क्या आ गया? प्लस -3i। और एक्स स्क्वायर दोनों ही केस में +3i लें या -3i लें, -9 आ जाएगा, ठीक। पर यदि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स अवेलेबल नहीं है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में। और यदि हमारे पास में केवल रियल नंबर्स अवेलेबल हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फिर भी पॉजिटिव नंबर, तो इन रियल नंबर से इस तरह की इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अच्छा, अब आप देखें, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, और इस तरह का कोई भी नंबर जो है हमको अजीब सा लगता है, ठीक है। और आप देखें जो ये वाले जो नंबर हैं ये भी तो हर टाइम तो थे ही नहीं भाई। इंसान के पास में इस तरह के नंबर तो अभी आए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरह के नंबर नहीं हुआ करते थे तो एक दूसरे तरह की चीज़ें जो हैं वो हमको अजीब सी लगा करती थी। तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, आप अप्रिशिएट कर पाइएगा, ठीक है। तो जैसे यदि हम रोमन नंबर्स ले लें, रोमन नंबर्स, है ना, या रोमन नंबर सिस्टम, ये कब से है? ये अराउंड अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं, 800 BC से चला आ रहा था ये नंबर सिस्टम, ठीक है। और इस वाले नंबर सिस्टम को आप देखें तो सिंबल बेस्ड है ना, 1, 5, 10, मैं कुछ के लिख देता हूँ, है ना, 100, 500, 1000, इन नंबर्स के सिंबल्स बने हुए हैं, है ना। रोमन नंबर सिस्टम आप फैमिलियर हैं, है ना। इसको 1, ये 5, ये 10 को इस तरह से लिखते हैं, 50 के लिए L, इसके लिए C, है ना, ये D, इसके लिए M, ठीक। आपको इस वाले नंबर सिस्टम में यदि कोई ऐसे 496 टाइप का यदि आपको नंबर लिखना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कष्ट है ना। पहले तो उसके सबसे
पास में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ेंगे हम डी, उसके पहले सी लगाएंगे ताकि ये 400 बन जाए। अब बच गया फिर 96, ठीक है। तो फिर हम 100 लेंगे, है ना। 100 लिया, फिर उसमें से हमने 10 माइनस किया। 10 माइनस के लिए ये 10 जो है वो सी के पहले लिखेंगे और उसके बाद में 6 लिखेंगे। आप देख रहे हैं इतना सिंपल सी चीज लिखने के लिए कितना कष्ट करना पड़ा अपने को। तो ये कष्ट करना पड़ा, ये तो अपनी जगह पे है, पर रोमन नंबर सिस्टम में आप देखें नेगेटिव नंबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो आज की तारीख में कोई 4th क्लास का स्टूडेंट भी होगा, है ना, 4th या 5वीं में, वो भी नेगेटिव नंबर को अच्छे से समझता है, जो उस टाइम पे बड़े से बड़े मैथमेटिशियन भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी नेगेटिव नंबर्स की? भाई हमको नंबर की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी? भाई जैसे काउंटिंग करने में, है ना, लोग जैसे भेड़ चराते थे, तो कितनी भेड़ किसके पास में है ना, आराम से, है ना, ये रोमन नंबर सिस्टम में आराम से आप काउंट कर सकते हैं, है ना। किस राजा के पास में सेना में कितने सैनिक हैं, आराम से काउंट कर सकते हैं, है ना। गेहूँ कितना पैदा हुआ या कोई दूसरी फसल जो है वो कितनी पैदा हुई, आप रोमन नंबर सिस्टम में आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको कितना पैसा देना है ना, ये भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम के। किसी रोमन मैथमेटिशियन को आप जाकर के बोले भाई -5 लिखो, तो वो -5 तो लिख ही नहीं पाएगा। जो आज की तारीख में तो हम बहुत आराम से लिख लेते हैं, उनके लिए ये उतना ही अजीब था जितना हमको इनिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में होता है, ठीक। नेगेटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप सोचें सबसे पहले, है ना, कहते हैं चाइना में डेवलप हुआ अप्रॉक्सीमेटली 200 BC, है ना। रोमन नंबर्स जब तक 600 साल तक तो चल ही रहे थे, तब जाके डेवलप हुआ, है ना, फुल्ली नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं। और किस कॉन्टेक्स्ट में उसकी ज़रूरत पड़ी, मतलब उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई नेगेटिव नंबर्स को यूज़ करने की? फाइनेंस में, ठीक है। तो चाइनीज़ ने, है ना, एक मतलब सिस्टम जो है वो डेवलप किया था कि किसी भी इंसान की एसेट्स क्या हो गए, मतलब उसके पास में क्या-क्या चीज़ें हैं, है ना, जैसे मकान हो गया, है ना, उसके पास में कितने पशु हैं, उसके पास में कितना खेत में कितना धान वगैरह है, तो वो तो उसके एसेट्स हो गए। और इन एसेट्स को वो लोग डिपिक्ट करते थे, एक रॉड सिस्टम होता था, है ना, लिखने में, है ना, ब्लैक रॉड, उस तरह से डिपिक्ट रहता था। और दूसरी एक तरह की रॉड वो लोग डिपिक्ट करते थे, रेड रॉड, है ना। और ये क्या होती थी कि यदि आपको कुछ देना है किसी को, आपने किसी से लोन लिया हुआ, आपके पास में जितने एसेट्स हैं, सपोज उनकी वैल्यू 1000 है, जो भी यूनिट हो, है ना, और आपने लोन ले रखा है, मतलब वो लोन तो अब आपको देना पड़ेगा ना। तो एसेट्स आपके एक्चुअल में फिर 1000 तो नहीं रहे, कुछ कम हो गए, है ना, 100। तो ये जो रेड रॉड जो है वो एक तरह से ये डिपिक्ट करती थी कि आपके पास में, कि आपको किसी और को क्या चीज़ लौटानी है, ठीक है, लोन लिया हुआ है तब लौटानी है ना, किसी भी तरह की कोई चीज़। तो आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो क्या हो गए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। आप देख रहे हैं 900। तो एक तरह से जो ये वाला जो नंबर हो गया है ना, वो नेगेटिव नंबर का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से नहीं यूज़ करते थे, है ना, ये -5 करके, ये तो बहुत एलिगेंट सिस्टम हो गया, बट इस तरह से यूज़ होता था उस टाइम पे। थोड़ी जगह कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में, है ना, ये नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट जो है फिर इंडिया में डेवलप हुआ, है ना। एक काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 600 AD में अगेन, है ना, नेगेटिव नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। और इन्होंने भी नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया है वो फाइनेंस के रिस्पेक्ट में, है ना। ये जो एसेट और डेट वाली जो बात हो रही है ना, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इन्होंने भी नेगेटिव नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। आप सोचें यूरोप में इमेजिन करें उस टाइम तक ये रोमन न्यूमरल ही चल रहे हैं। नेगेटिव नंबर का, है ना, दूर-दूर तक कोई अता-पता ही नहीं था, ठीक है। इतने बड़े-बड़े एम्पायर्स बनी, इतने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, बिना नेगेटिव नंबर को यूज़ किए, ठीक। इनफैक्ट यूरोप में ये जो रोमन नंबर्स हैं ये शिफ्ट होकर के, और जो इंडो अरेबिक नंबर जिनको हम बोलते हैं, ये जो आज की तारीख में जिनको अपन यूज़ करते हैं 0, 1, 2, है ना, 0 तो इंडिया में इन्वेंट हुआ, 0, 1, 2 से यहाँ से लेकर के 9 इस सिस्टम में शिफ्ट होना शुरू किया अप्रॉक्सीमेटली 10th सेंचुरी में। आप देख रहे हैं
800 BC से शुरू हुआ था। 800 BC से रोमन नंबर शुरू हुए थे और 10th सेंचुरी मतलब 1000 AD, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD, 1800 साल तक वो ये वाला सिस्टम यूज करते रहे। आप सोचें 1800 साल तक, 1800 साल तक इनको यदि कोई बोले कि नेगेटिव नंबर भी होता है, वो लोग नेगेटिव नंबर को उतने ही अजीब तरीके से हम देखेंगे जैसा जैसा हम इस वाले नंबर को देखते थे जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं थे। अब तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हमारे पास में। बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं थे तो ये हमारे लिए अजीब सा नंबर होता था, है ना। सालों साल ये अजीब नंबर रहा हमारे लिए। उसी तरह से जैसे 1800 साल तक यूरोप में नेगेटिव नंबर जो है वो एक अजीब नंबर होता था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जीरो का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, अलग बात हो गई वो। तो ये बैकग्राउंड आपको जानना है ना जरूरी था, इसलिए कि कोई चीज़ यदि इन्वेंट ही नहीं हुई है तो वो फिर हमको अजीब सी लगती है पहली बार जब हम देखते हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हालांकि हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर हैं, बट उसमें इमेजिनरी वाली कोई बात नहीं है, वो उतने ही रियल हैं जैसे बाकी नंबर्स हैं। तो अब अपन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक तरह से जो हमने इन्वेंट ही किया है ना, इन्वेंशन बोलेंगे, जैसे नेगेटिव नंबर्स को इन्वेंट किया, जीरो को इन्वेंट किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने इन्वेंट किया, तो वो इन्वेंट करने की जरूरत कहाँ पड़ी है हमारे को, है ना, उसको देखते हैं, है ना। बड़े मतलब उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब अपन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट करने की जरूरत कहाँ पे पड़ी। ठीक है, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से शुरू करेंगे, है ना। उससे आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आ रही थी, और जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट करके, है ना, उस प्रॉब्लम को दूर किया। ठीक है, तो जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें अपन, भाई एक्स स्क्वायर, एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, y इज इक्वल टू ये। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो बेसिकली हमको क्या पता करना है कि x की किस वैल्यू पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, इसको हम फैक्टराइज कर दें। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x की दो वैल्यूज पे ये y इज इक्वल टू 0 हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो है 0 हो रही है, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं, है ना। आप कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पर एक बार उसको देख लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि यदि इसको, है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम प्लॉट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5, है ना, ये 1 और 5, इस पे ये वाला ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट कर रहा है ना, y की वैल्यू 0 हो रही है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 5, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक, इसको हम एक फंक्शन मान लें सपोज f1x, और इसको एक दूसरा फंक्शन मान लें हम f2x, है ना, दो फंक्शन हो गए। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया दो अलग अलग फंक्शन के रूप में, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि x की वो वैल्यूज जब इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम हो। ठीक है, x की वैल्यूज यही आएंगी, ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो सेम ही आएगा, पर हमारा देखने का तरीका डिफरेंट हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 5 पे f1x और f2x की वैल्यू सेम आ रही। ठीक है, अब इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा, है ना, उसको देखते हैं एक बार। तो इसको यदि हम प्लॉट करते हैं अगेन, है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो f1x को प्लॉट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका f1x, और f2x क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 5 पे ये दूसरे वाले फंक्शन को कट कर रही। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये f1x ये है और ये यहाँ है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, है ना। एग्जैक्ट ऑब्वियसली अपन नहीं बना रहे हैं, मतलब वो रेलेवेंट नहीं है, पर ये हमको दिख रहा है। तो इस सॉल्यूशन का, है ना, ये इंटरप्रिटेशन भी है। ठीक है, कि किन किन पॉइंट्स पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम हो रही। ठीक, अच्छा, अब ये भी हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर केस में सॉल्यूशन तो मिलता नहीं,
ठीक है, तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, है ना, जिसका सॉल्यूशन नहीं, और उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं ग्राफ में कि वो किस तरह का नजर आता है। ठीक, तो दूसरी इक्वेशन यदि अपन लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, जो b² - 4ac जिसको अपन बोलते हैं, है ना, उसकी क्या वैल्यू आ रही है, b² मतलब 4 - 4ac मतलब 24। तो ये क्या आ रहा है, -20। तो अपन क्या बोलते थे कि जहाँ जिस भी केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव फिगर आ जाएगा, है ना, b² - 4ac नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो सॉल्यूशन नहीं निकलने का मतलब क्या निकला कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, y इक्वल टू ये कभी भी x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही। ये इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। मतलब ये ग्राफ यदि हम बनाएंगे इसका, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ रही है, x इक्वल टू 1 पे आ रही है। तो x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 5। तो ये ग्राफ जो है ये ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा करीब इस टाइप से, दिख रहा है। ये वाला ग्राफ जो है वो इस तरह से निकल गया। और यदि इसको दो अलग अलग फंक्शन के रूप में यदि हम तोड़ करके बनाते हैं, x² इक्वल टू 2x - 6, है ना, इस तरह से लिख दें, f1x ये हो गया और इसको हम f2x मान लेते हैं। ठीक, तो x² का ग्राफ तो जो है वो ये हो गया, और ये वाली लाइन इस ग्राफ को कहीं पे कट ही नहीं कर रही। आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे ये है -6 और y इक्वल टू 0 पे ये x इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से निकल रही है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ के नीचे से ही निकल गई, मतलब दोनों ग्राफ जो है आपस में कहीं पे भी इक्वल हुए ही नहीं। तो यहाँ तक तो हमको इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई अंडर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और इस तरह से हम इंटरप्रेट करें तो ये दोनों ग्राफ आपस में, है ना, कभी कट एक दूसरे से मिल नहीं रहे। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, इसका सीधा इंटरप्रिटेशन क्या होता था, नो सॉल्यूशन, है ना। यहाँ तक तो ठीक है, हमको जरूरत नहीं पड़ रही, है ना। पॉइंट क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर को डिफाइन करने की, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट करने की अभी तक तो हमको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि दिक्कत कहाँ आई। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें कि जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता था, -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, है ना, ये होता था। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत पुरानी इक्वेशन है ना। अलग अलग टाइम पे चाइनीज ने, इंडियंस ने ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो दिया है। और वो जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना, जिन्होंने नेगेटिव नंबर्स में भी काम किया था, उसको डिफाइन किया था, है ना, ब्रह्मगुप्त, है ना, उन्होंने ये वाली इक्वेशन जो है वो, है ना, अप्रोक्सीमेटली 600 AD में ही दे दी थी। तो ये इक्वेशन जो है ये बहुत पुरानी इक्वेशन है। तो इस वाली इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो निकल जाते हैं, पर दुनिया में अभी तक क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है ना इस वाले फॉर्म में, वो किसी मैथमेटिशियन ने नहीं दिया था। ठीक है, तो अब उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं और उसी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमको फिर इन्वेंट करने की जरूरत पड़ी, है ना, उसको देखते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, कार्डानो, है ना, ये 1501 से 1576 तक थे। मतलब बेसिकली एग्जैक्ट ईयर नहीं अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी में किसी एक टाइम पे उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है ना, वो दिया। ठीक है, और क्या क्यूबिक इक्वेशन उन्होंने जिसका सॉल्यूशन दिया है ना, यदि क्यूबिक इक्वेशन इस वाले फॉर्म में है 3px + 2q। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, है ना, x सीधा अपन लिख सकते थे। तो ये जनरल सॉल्यूशन उन्होंने दिया q प्लस, है ना, लंबा सा सॉल्यूशन है q² - pq रेज़ टू पावर 1/3 प्लस q माइनस अंडर रूट q² - pq रेज़ टू पावर 1/3। ये सॉल्यूशन दिया उन्होंने, जनरल सॉल्यूशन
इस क्यूबिक इक्वेशन का। तो कार्डानो ने जब ये सॉल्यूशन दिया है ना क्यूबिक इक्वेशन का, है ना, तो इनका नाम भी काफ़ी हुआ। तो दुनिया भर के है ना मैथमेटिशियंस ने मतलब ये माना कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ ये ना क्यूबिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देना, है ना। और इससे आप है ना क्यूबिक इक्वेशन इस वाले फॉर्म में हो तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्यू और पी की वैल्यू डाल करके आप निकाल सकते हैं। इन्होंने जब जनरल सॉल्यूशन दिया उसके आप सोचें 30 साल बाद, मतलब ये जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ 30 साल तक किसी ने देखी ही नहीं, किसी ने दिमाग लगाया नहीं उस पर। 30 साल के बाद में एक और इटालियन मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उनका, बॉम्बेली। बॉम्बेली नाम था और इनका मैं ये कब से कब तक थे वो मैं लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अराउंड सेम टाइम पे है। और कार्डानो के ये सॉल्यूशन देने के 30 साल बाद है ना बॉम्बेली ने एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ उसको एनालाइज किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 15x + 4। आप देख रहे हैं, तो इस वाली इक्वेशन में जो यदि हम यहाँ से देंगे तो p की क्या वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, और q की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, p की और q की ये वैल्यू यदि हम इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं तो x की क्या वैल्यू आ जाती है अपने पास में, x की वैल्यू आ जाती है 2 प्लस अंडर रूट ये नेगेटिव आ गया -121, दिख रहा है, क्यू स्क्वायर 4 और पी क्यूब 125, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यूब जो है -121 आ गया, रेज टू पावर 1/3 प्लस सेम चीज 2 माइनस अंडर रूट -121, ये आ गया इस वाली इक्वेशन। तो अभी तक जो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम करते आए थे भाई, जहां पे भी हमको अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मिलता था तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होता था कि उस वाली इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं, यही करते आए थे अपन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता था कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये आपस में कहीं पे भी मिल नहीं रहे हैं, है ना। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में देखा अभी थोड़ी देर पहले, है ना, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है उसमें ये दोनों फंक्शन जो है आपस में कभी भी टच नहीं हो रही है, ये कर्व इस कर्व से टच नहीं हो रहा। बट इस वाले केस में आप देखें, यदि x की वैल्यू यदि हम 4 डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, x की इक्वेशन यदि हम 4 डाल देते हैं तो एक्स क्यूब क्या आ जाता है 64, और राइट हैंड साइड ये 15x + 4 ये क्या आ जा रहा है, ये 64। आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला कि x = 4 इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पर हमारे को प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे एक इस तरह का नंबर आ रहा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मतलब ये जो जनरल सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन है जो हमको कार्डानो ने दी, इससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये चीज आती है, और यहाँ तो हमको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, साफ ही दिख रहा है। इसको यदि हम वैसे बनाएंगे ग्राफ के फॉर्म में तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा ये, है ना। ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो क्या होता है भाई, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन है ना x = 0 पे y कितना है 4 है, तो ये यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से कट करी, आप देख रहे हैं, ये इस टाइप से कट करी, ये x = 4 पे ये स्ट्रेट लाइन और ये एक्स क्यूब का जो ग्राफ है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो हमको दिख रहा है सॉल्यूशन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो अब हमारे को जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट करने की, है ना। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि हमको सॉल्यूशन ग्राफ पे तो दिख रहा है पर इक्वेशन में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बॉम्बेली ने क्या बोला कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर जिसको अभी तक हम नंबर नहीं मानते आए हैं, एक्चुअल में एक नंबर है ना, उसको यदि हम इंटरप्रेट करेंगे तो ये एक्चुअल में नंबर है। और उसको ये भी लगा कि जिस तरह से ये इक्वेशन बनाई हुई है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये वाले जो ये प्रॉब्लमेटिक नंबर हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास में नंबर 4 आ जाना चाहिए, ठीक। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला बॉम्बेली ने, है ना, उसको अपन देखते हैं एक बार, थोड़ी जगह बना। तो इसको यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिख दें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कर चुके हैं, तो ये बेसिकली क्या है 2 + 11i रेज टू पावर 1/3, और ये वाला जो है z2 ये क्या है 2 - 11i रेज टू पावर 1/3। तो बॉम्बेली ने ये दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया और उसके बाद में क्या रिजल्ट आया
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 2 प्लस आई, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअल में क्या है 2 माइनस आई। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकालते हैं ये तो आपको मालूम है, ठीक है, अपन कर चुके हैं। तो आप वैसे निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट कि अब इसमें ऑब्वियसली ये जो एंगल जो है ना, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 11/2 आ रहा है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। आप इसको चाहे तो इस वाले फॉर्म से भी निकाल सकते हैं भाई, ए प्लस बी आई, जहाँ पे ए और बी रियल है, ठीक है। इसको 2 प्लस 11i ये इसके बराबर है ना, दोनों तरफ आप क्यूब कर दें इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास में ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 3a² bi 3ab² माइनस बी क्यूब आई, और ये किसके बराबर 2 प्लस 11i के बराबर, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट यदि हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। हम एक्चुअली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट आपको जस्ट केवल एक आइडिया रहे कि भाई हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी है ना, रियल पार्ट इक्वल टू 2 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है b 3a² माइनस b² इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन का है ना सॉल्यूशन निकालना मतलब सिंपल तो नहीं है, बट आप ये तो देख ही सकते हैं कि इस वाले केस में यदि a को यदि हम 2 डाल दें है ना, b को यदि हम 1 डाल दें, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे है ना वही सेम चीज माइनस के साथ में। तो z1 z2 जो है वो ये आ गए, तो z है ना मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया एक तरह से 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई, यहाँ से है ना, यहाँ से यहीं से तो शुरू किया था अपन, और ये किसके बराबर हो गया, ये 4 के बराबर हो गया। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने इन्वेंट किया और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इस तरह से कैंसिल आउट हो गए, हमको एक रियल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट करने की, और ये कहने को हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। बट इसमें और कोई भी जैसे जैसे नेगेटिव नंबर था है ना, रोमन्स के लिए नेगेटिव नंबर तो एक तरह से इमेजिनरी नंबर हो गया ना, कि उस तरह का नंबर तो कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज नेगेटिव कैसे हो सकती है, नेगेटिव सोल्जर है ना, या नेगेटिव राइस, नेगेटिव वीट, उनको तो चीजें गिनने की आदत थी और उनका पूरा नंबर सिस्टम भी उसी तरह से था, नेगेटिव था ही नहीं। तो उनके लिए जिस तरह से नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर था, उसी तरह से जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट नहीं किया, तो अंडर रूट के अंदर यदि कोई भी नेगेटिव टर्म आती थी तो हम उसको है ना सॉल्व ही नहीं करते थे बेसिकली। पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैल्यू में उतने ही रियल हैं जितने और भी कोई दूसरे नंबर, और इनका यूज जो है बहुत एक्सटेंसिव होता है ना। आप जब एसी सर्किट्स कीजिएगा, एसी सर्किट्स का जो आप प्लेलिस्ट आप कीजिएगा है ना, बहुत अच्छे से आप अप्रिशिएट कर पाइएगा, उससे हमारा काम इतना आसान हो जाता है एनालिसिस का। तो ये आपकी एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ओरिजिन की। और आपने मतलब एक तरह से देखें तो बॉम्बेली के दिमाग में आज से 500 साल पहले क्या चीज़ घूम रही थी वो आपने देख ली इस इक्वेशन में, क्योंकि एग्जैक्ट इसी इक्वेशन में बॉम्बेली फंसे थे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की।